आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर जो कि सेशन 2024 से 25 का है, डीओई का। ये लास्ट ईयर का प्रैक्टिस पेपर है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट्स होंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ये सारे। इसमें बस आपको जो आंसर होगा करेक्ट ABCD ऑप्शन वो आपको लिखना होगा। इसमें आपके स्टेप्स सॉल्व करने के मार्क्स नहीं होते हैं, बस खाली आपको जो ऑप्शन करेक्ट है वही आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। हेलो सभी को। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायनोमियल। देखो, बायनोमियल वो होती हैं जिसमें आपके बाई मीन्स टू टू टर्म्स होती है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल, तो टू टर्म्स वाले को बोलते हैं बायनोमियल। तो इसमें आप देखो, इसमें 100 है, ओनली वन टर्म है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, जो कि है फर्स्ट का सी पार्ट। तो हम फर्स्ट के सी पार्ट पे करेक्ट कर लेंगे। मोनोमियल क्या होता है? अगर मोनोमियल हो तो वन टर्म। वन टर्म में आपका डी वाला भी है और ए वाला भी है। तो अभी बायनोमियल पूछा है तो बाय का मतलब होता है टू टर्म्स वाले। सेकेंड है द अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किस में आ रही है? पैरेलल लाइंस देखोगे आप, अल्फ़ाबेट इसमें भी नहीं है, इसमें क्रॉस हो रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसमें भी इंटरसेक्टिंग वी पे आप पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है। पर यहाँ पे देखो एन की, एन में यहाँ पे ये और ये हो गई पैरेलल लाइंस। तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका है द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0। तो देखो, किसी की नंबर की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हो जाता है 1, प्लस 8 की पावर 0 भी हो गया 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 भी हो गया 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 आपका कितना आया? 2। तो आपका ऑप्शन हो गया डी वाला इसमें करेक्ट। फोर्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, अब फर्स्ट वाली कौन सी फिगर शो कर रहा है? ये रेक्टेंगल है, ठीक है। जो आपकी सेकंड देख रहे हो, सेकंड में होते हैं ना ट्रेपीजियम की शेप कैसे होती है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड और टू पेयर जो होती है स्लैंटिंग वाली या एक 90 डिग्री वाली होता है, नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये ट्रेपीजियम है। सी वाला क्या है? ये आपका काइट है। काइट में क्या होता है? ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली एडजेसेंट साइड ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये आपको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार 502 इनको प्लस कर लेंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा सॉल्व करके। प्लस करने पे यहाँ पे क्या हो गया 1000, और माइनस करने पे यहाँ पे हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया 4000। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द अ सिलेंडर ऑफ हाइट 28, रेडियस 6 इज कट ओपन, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म। इसका क्या मतलब है? देखो, एक सिलेंडर है,
मान लो जैसे मैं इस पेपर से, अगर ये रेक्टेंगल का एक पेपर, इससे मैं एक सिलेंडर से फोल्ड करके बना लिया, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ से ये सर्कल है ना, ऊपर नीचे ये सिलेंडर बन गया। तो ये जो इसकी हाइट है, ठीक है, ये हाइट आपको दे रखी है 28, और जो नीचे सर्कल है, सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है 6। अगर इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग कट करोगे, इसको ऐसे खोल दोगे, तो खोलने के बाद ये जो आपकी फिगर बनी है, ठीक है, इसमें जो रेक्टेंगल बनाई है, रेक्टेंगल का पूछा है तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 10 फॉर्म खोल जोगे जब आप सिलेंडर को, जो रेक्टेंगल बनेगा तो उसकी ब्रेथ क्या होगी। देखो ये जो ब्रेथ है ये होती है, इधर तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ क्या होगी, ये सिलेंडर की हाइट ही तो है जब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया राउंड राउंड। तो ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, ये जो आप ओपन हो रहा है, ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की, तो जो हाइट है वही ब्रेथ हुई इसमें। तो आपकी हाइट कितनी थी, 28, ठीक है। तो 28 आपकी इसमें हाइट है, तो वही इसमें रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर लेंथ का पूछे, ठीक है, लेंथ कितना होगा, अगर क्वेश्चन मान लो उसमें लेंथ पूछे, ठीक है, ये होता है नीचे से ऐसे ज्वाइन, तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेडियस, आधा दे दिया मतलब, ठीक है, ये वाला पोर्शन दे दिया। अब जब आप इसको खोल दोगे, रेडियस क्या होगा, जो नीचे से जो बनेगा वो आपकी लेंथ मिल जाएगी, और जो हाइट से मिलेगी वो आपकी ब्रेथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलने पे ये ब्रेथ हो गई। तो इसमें आप जो इसकी हाइट है 28, वो ही इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये हो जाएगा आंसर आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन 7th है, द क्वाड्रिलेटर हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इन चारों में से जल्दी से बताओ कौन सा है, ए बी सी डी ऑप्शन, ऑप्शन ही नंबर टाइप कर दो, ए बी सी डी, कौन सा होगा जिसमें एक ही पेयर पैरेलल लाइंस है। तो अभी हमने पिछला भी क्वेश्चन किया था ना, ये वाला ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में होता है ना वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, बाकी ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो वन पेयर किस में है आपका, ये ऑप्शन हो गया सी ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्यूब रूट ऑफ -1000, -1000 का क्यूब रूट, देखो 1000 का क्यूब रूट मतलब आपको उसमें 3 की पेयरिंग करनी है, तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई -10 दो बार 3 बार माइनस हो गया ना ऑड नंबर, तो ये और ये तो कट हो जाएंगे, तब आंसर आपका क्या आएगा, -1000 में ही आएगा आंसर, ठीक है। तो -1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका, -10, -10 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, -10। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट ऑफ अ सिलेंडर, जो सिलेंडर है इसका नेट कौन से वाला है। देखो सिलेंडर में क्या होता है, अभी मैंने आपको इससे बना के दिखाया था, दो सर्कल होते हैं, एक सर्कल नीचे की तरफ, एक सर्कल ऊपर की तरफ। तो दो सर्कल किस में आपको दिख रहे हैं, ये लास्ट वाली फिगर में ही है, और बीच में ये रेक्टेंगल हो गया, है ना। अगर मैं इसको बंद कर दूंगी, यहाँ पे एक सर्कल लगाएगा, यहाँ पे एक सर्कल लगेगा, तो बंद फिगर हो जाएगी ना सिलेंडर की। तो इसलिए दो सर्कल है, और ये बीच में रेक्टेंगल जो होता है, ये सिलेंडर का नेट होता है। ये जो बना है ये कौन सा है, देखो कोन, जो जोकर की टोपी होती है ना, नीचे से ओपन होती है, ऊपर से ऐसी बंद होती है, तो ये कोन शेप हो गया। ये वाला किसका नेट हो गया, ये होता है जब आप इसको बंद कर दोगे तो ये पिरामिड बन जाएगा, और ये क्यूब का है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सिलेंडर का नेट हो गया, ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ क्लास 25 ऑफ द स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, 40% लाइक मैथ्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक साइंस, तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस। अब देखो टोटल हम 100% लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो 100 में से आपको दे रखा है 25 इंग्लिश वाले, 40 मैथ्स वाले, तो इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 40 + 25, 65% तो ये हो गए।
रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक साइंस, तो 100 - 65 कर दो। 100 - 65, तो आपका ये आ गया 35। तो बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 3 क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा? तो देखो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। 6a²। ए इसमें क्या होता है? ए साइड होती है, तो 6a साइड का स्क्वायर। अब साइड आपको 3 क्यू दे रखी है, तो आप इसको ए की जगह 3 क्यू का स्क्वायर लोगे। तो ये सॉल्व जब आप करोगे, 3 क्यू का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और क्यू का स्क्वायर क्यू ही हो गया, क्यू स्क्वायर। ठीक है, 6 9 ज़ा 54 क्यू स्क्वायर। तो 54 आपका ये है, बी ऑप्शन में है, ये हो गया करेक्ट। तो सरफेस एरिया क्यूब का हो या खाली एरिया ऑफ क्यूब बोला हो, तो 6a²। एक क्यूब का होता है LS से या CS से बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वो आपका होता है 4a²। जो CS से होता है वो 4a² होता है। ठीक है, यहाँ सरफेस एरिया कुछ नहीं दे रखा तो वो हम उसको टोटल में ही काउंट करते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा तो टोटल, या खाली एरिया भी लिखा हो तभी हम टोटल की ही बात करते हैं। CSA या LSA में लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 4a²। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A³ वॉल्यूम क्या होता है? A³ क्वेश्चन नंबर आपका 12th है। In a model of ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, then the length of the model ship। देखो ये आपका NCERT में था ये क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल शिप और एक्चुअल शिप की आपको हाइट और लेंथ दे रखी है, और आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द मॉडल शिप निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मास्ट क्या होता है? देखो मास्ट क्या होता है, जैसे शिप आप जब बनती है, ये तो ये एक यहाँ पे एक पोल होता है ना, यहाँ पे ये कर्टेन सा लगा होता है जहाँ पे, तो ये जो हाइट है ये दे रखी है। मॉडल शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाइल द एक्चुअल शिप की जो मास्ट होगी वो इससे 12 मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बतानी है, मतलब आपको मॉडल शिप जो ये है ना, इसकी जो लेंथ है पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये बतानी है। एक्स हम इसमें ले लेंगे। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो अब पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12th। तो लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख ही दिया, ये एक्स है। मॉडल शिप की जो लेंथ दे रखी है पूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गई। और इसको देख के ही एक इसका एक्चुअल शेप जो बना है उसका आपको ये हाइट और ये लेंथ वो दे रखा है। तो इसमें क्या हो गया देखो, जब 9 थी तो उसकी जो है हाइट, तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे मॉडल शेप और यहाँ पे एक्चुअल शेप। देखो ये कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें शैडो का था और लेंथ का था, इसमें है ये शिप वाला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ये दोनों। और यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं दोनों की, और यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं। तो मॉडल शिप ले लिया मैंने, एक्चुअल शिप ले लिया, उसकी लेंथ हो गई हाइट। तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है, उसको हमने एक्स लिया है, और जो उसकी हाइट है वो 9 है। और एक्चुअल शिप की आपको लेंथ दे रखी है 28 मीटर। ये यहाँ पे मीटर में है, ये यहाँ पे हाइट किसकी है? यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो ये 9 है सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हाई ये आपको दे रखी है 12 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये ध्यान रखना। और ये सब मीटर में है, तो इसको पहले तो चेंज कर लेंगे आप। तो 9 जो आपका सेंटीमीटर है, सबको ही मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सभी यूनिट हमारी मीटर मीटर में है। और ये जो आएगी ना लेंथ,
ये आपकी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो अब आप इसको तो कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो पहले तो या तो इसको चेंज जब आप करोगे, सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर जब आप करोगे तो 100 से डिवाइड कर दो तो 0.09 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारे मीटर में हो जाएंगे, तो अब बाद में इसको चेंज कर लेना, जो बाद में इसको होगा ना ये मीटर में आएगा उसको हम सेंटीमीटर में बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको मीटर ले रहे हैं, तो ये हो गया 100 से आप 9 को डिवाइड कर दोगे तो क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप 9 सेंटीमीटर का करोगे तो 9 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 डिजिट है, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद यहाँ पे पीछे से 2 के बाद जीरो पॉइंट ऐसे में लग जाएगा, तो 0.09 ही ले लेते हैं। ठीक है, x अपॉन 28 0.09 अपॉन में ये 12। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12x और ये 28 मल्टीप्लाई 0.09। अब ये 12 इधर था तो हम इसको डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों लिख दिया आयुष आपने, डायरेक्ट भी इनवर्स प्रोपोर्शन भी। ठीक है, हाँ सही आंसर है। मैम यूनिटरी मेथड से बहुत फास्ट हो गया, हाँ ये भी आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, आपके क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट और इन्वर्स का ही है तो मैं उसी मेथड्स का यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 21 ही आएगा, सही आंसर बता रहे हो आप। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं सीधा, सेक्शन बी। ये 1 1 मार्क्स आपके मार्क्स वाले अब खत्म हो गए हैं, ये हैं आपके 2 2 मार्क्स वाले सेक्शन बी में। फैक्टराइज, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, m² माइनस 25। तो इसको यहीं पे m² माइनस 25 वही फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे, a² माइनस b²। तो 5 को हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर ये फॉर्मूला किया था, देखो ऊपर ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, a² माइनस b² वाला, यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें तो हमें आइडेंटिटी लिखने के स्टेप के मार्क्स नहीं थे क्योंकि MCQ का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपके इसके मार्क्स मिलेंगे। तो a² माइनस b² की आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, लिखेंगे भी, और ये हो जाएगा एक बार प्लस का m प्लस m और एक बार m माइनस का m। ठीक है, बस ये बन गए इसके फैक्टर। तो ये 2 नंबर का है, एक स्टेप तो आपके ये लिखने के और एक स्टेप के आपके आइडेंटिटी लिखने के। अब है थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द लेबल फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फ्रंट व्यू मतलब जहाँ पे ये मिल्क लिखा है ना। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में क्या बन रहा है, कौन सी शेप है ये आपकी रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे मिल्क लिखा है, तो फ्रंट व्यू आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ p ब्रैकेट p माइनस क्यू, क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस आर, आर ब्रैकेट आर माइनस p। अब देखो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सम करना है, जहाँ पे कोमा लग रहा है पहले तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड का सिंबल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर, एंड की जगह प्लस का सिंबल आर माइनस p। ठीक है, और यहाँ पे ना शेप है, लेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप बताओगे दो भी दोगे कि रेक्टेंगल है। ठीक है, शेप का नेम भी लिख देना। अब इसको ब्रैकेट खोलो, p² माइनस pq प्लस q² माइनस qr प्लस r² माइनस rp। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, सारी स्क्वायर वाले टर्म्स पहले एक साथ लिख देते हैं, p² प्लस q² प्लस r²। अब बाकी बाद की टर्म्स बाद में लिख देते हैं, माइनस pq माइनस qr माइनस rp। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो ये ऐसी का ऐसी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी का और पोर्शन है, सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना है पहले, देन इवेल्युएट करना है। ठीक है, आप पहले ही एक्स की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है इसमें, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। आंसर सेम आएगा। देखो अभी आप इसमें x1 पुट करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और सिंप्लीफाई करके अगर x की वैल्यू पुट करोगे तब भी सेम आंसर आता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड देन, तो पहले आपको सिंप्लीफाई ही करना है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, x² माइनस 3x प्लस 2, बस ये आपने ब्रैकेट ओपन करा, ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, x को 1 कर दो, 1² माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 2, तो ये हो गया, या तो 3 माइनस 3 कर दो, कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 0। और आप चाहे तो वैसे ही पुट करोगे तब भी 0 ही आएगा, पर आपको पहले सिंप्लीफाई करना है देन पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 392 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। क्यूब बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फाइव है आपका 392 के, बताना है इसको किससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो 392 के आप से प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से इसको कर दोगे, 2 हाफ हाफ करते जाएंगे, इसका हो जाएगा 196, देन अगेन 2 से करा, ठीक है 18, और ये हो गया 98, अगेन 2 से जा रहा है 4 9 18, अब ये 7 से जा रहा है इजीली, 7 से 41, 7 1 7। अब हमें क्यूब करना है, तो क्यूब में हम कितने की पेयरिंग करते हैं, 3 3 की पेयरिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो 2 के तो पेयर पूरे बने हुए हैं, यहाँ पे एक 7 कम है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 392 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, पूरा आपको लिखना है 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2744। ठीक है, अगर यही सेम अगर आए डिवाइड करना है तो ये 2 7 हटा दो, 7 7 से 49 है, 49 से आप डिवाइड कर दोगे तब भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, डिवाइड करना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत हैड 425 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी। इतना बचा है लेफ्ट, इतना उसके पास पैसा बचा है और उसने स्पेंड करने की परसेंटेज बताई है। हाउ मच मनी डिड ही हैव। तो क्वेश्चन 6 में आपका, तो टोटल मनी हमें नहीं पता कितनी है, तो हम टोटल मनी को क्या कर लेते हैं, टोटल मनी भी, लेट टोटल मनी भी एक्स, रुपीज़ एक्स हो गया। 75 तो परसेंट उसने स्पेंड कर दिया, तो 75 स्पेंड कर दिया, तो 100 माइनस 75 बचा कितना उसके पास, 25% जो है उसके पास बचा है, ये आपके पास लेफ्ट 25% लेफ्ट। अब 25% लेफ्ट मतलब 4 रुपीज़ 425 उसके पास लेफ्ट है, तो मतलब 25% इसके इक्वल है। तो टोटल मनी का 25% ऑफ टोटल मनी, टोटल मनी हमने कितना लिया था एक्स, 25% ऑफ एक्स इज 425। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का जब हम सिंबल हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ऑफ का हटाते हैं तो मल्टीप्लाई आता है, ये एक्स हो गया, ये 425। तो ठीक है, एक्स को हम एक ही साइड छोड़ देते हैं, बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाएंगे। यहाँ 100 यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा 425 से, और 25 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये से पूरा कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, 425 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 1700। तो रुपीज़ ये हो गया, रुपीज़ 1700 हो गया। हाउ मच मनी डिड ही हैव, तो टोटल मनी इन द स्टार्टिंग ही हैव इज रुपीज़ 1700।
ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। चेक कैसे करोगे, आप इसका 25% निकाल के देखो। 25% ऑफ दिस, वो आपका 425 ही आएगा। तो अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउट है ना कि आंसर सही आया नहीं आया, तो आप 25% ऑफ ये निकालो, और ये आपका कितना आना चाहिए, 425 आना चाहिए। तो आपका आंसर करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड z² माइनस 4z माइनस 12 बाय z माइनस 6। हाँ जी, 1700 आंसर सही है सबके। बीना देवी, इंग्लिश क्लब इंडिया, आयुष, अमन। ठीक है, हाँ जी, आयुष ने आंसर दे दिया है इसका। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 7 में, z+2 आंसर राइट है। हाँ, तो आपने यही तो किया है इंग्लिश क्लब। ये 425 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 25, तो यही तो करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1700 ही आएगा। हाँ, आदित्य आप ही हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन 7। अब इसके देखो फैक्टर बनाने हैं। z² माइनस 4z माइनस 12। ठीक है, इसके जब फैक्टर बनाओगे तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये इधर से इसके मल्टीप्लाई होता है, मतलब a और c वाला आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 12 हो गया, 12z² ही आ गया। ये कोफिशिएंट को देख के तो 12 ही आ गया। तो 12 आपको ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, और प्लस माइनस करने पे आपका ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी है तो 4 आए। ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये क्या बनेंगे, 6 और 2 बन रहे हैं 6z। अब आपको चाहिए माइनस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का, क्योंकि हमें बड़ी टर्म में माइनस के साथ ही चाहिए, तो 2 हम लेंगे प्लस का। डिवाइड करना है हमें z माइनस 6 से, तो इसमें कॉमन ले लो फर्स्ट 2 टर्म और इसकी पेयरिंग कर लो। यहाँ पे z कॉमन आ गया, तो ये z माइनस 6, लास्ट वाले में 2 कॉमन है, z माइनस 6, और नीचे z माइनस 6 है ही। ठीक है, अभी ऊपर आपको कॉमन भी लेना है, यहाँ पे z माइनस 6 और z+2 डिवाइडेड बाय z माइनस 6। तो z माइनस 6 z माइनस 6 कैंसिल हो गया, ये z+2 आ गया। ठीक है, अब ये जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जो भी हम ये कर रहे थे, अब है आपके ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 8 9 10, 8 9 10 नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जो मेथड लिखा है आप उसी का यूज़ करके आपको बताना है। और इसका और वाला भी है, चेक इफ़ 148 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के कई सारे मेथड है, प्राइम फैक्टर भी है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है, लॉन्ग डिवीजन भी है। तो जो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, कोई क्वेश्चन वही आप मेथड यूज़ करना। तो ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 196, तो स्क्वायर रूट सभी को पता होंगे 196 का क्या होता है, बताओ। देखो 196 है, एक 169 होता है, तो दोनों के बताओ, दोनों सेम से नंबर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है किसका क्या होता है। तो 196 का वैसे हमें पता ही है, 196 का 14 होता है। तो फिर भी हम इसको करेंगे अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 196 क्या मेथड होता है ये, इसमें आपको ऑड नंबर माइनस करते जाना है। ठीक है, ऑड नंबर माइनस किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस करके आया उसमें से 1 था, तो नेक्स्ट आपने 3 माइनस किया। फिर नेक्स्ट स्टेप लिया, 192 माइनस 5 किया, 187। देन 187 माइनस आपने किया, अब 5 किया तो 7, 180। देन 180 में से अब माइनस करोगे 9, 171, 171 में से माइनस 11, 160, 160 में से माइनस 13, 147, 147 माइनस 15, 132, 132 माइनस 17, 115, और 115 माइनस 19,
ये हो गया 96। 96 माइनस आप कितने कहेंगे 21, तो 21 करने पे 75 आएगा, फिर 75 माइनस 23, ये हो गया आपका 52। 52 माइनस 25 27। अब देखो 27 माइनस 27 जीरो, जहाँ हमारा जीरो आ जाएगा वहीं हमारा ये फिनिश हो जाएगा। आपको स्टेप काउंट करने हैं, कौन से स्टेप पे ये जीरो आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 वाले स्टेप पे ये जीरो आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। अब इसका अगला पार्ट भी था और वाला, चेक करना है 148 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। हाँ जी, तो चेक करना है। मैम हाउ डिज दिस इक्वेशन केम, प्लीज एक्सप्लेन। कौन सी इक्वेशन कह रहे हो बेटा केशव झा। हाँ जी, आप नील हो इंग्लिश क्लब, ठीक है। हेलो विराट। चलो 148 को चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना है, इसी मेथड से चेक करना है आपको। अब पहले तो ये चेक करो, देखो कि 148 अभी हमने कराई थी कि कौन कौन से स्क्वायर रूट होते हैं, तो 148 एक है या नहीं। 148 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, हमें वैसे ही पता भी होने चाहिए सारे नंबर की है या नहीं, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इसका और पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का ही। 148 प्राइम फैक्टर ही दिया है, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। अगर आप दूसरा मेथड करोगे ना तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया 74। अब ये आपने किया 37। अब 37 प्राइम नंबर है तो सीधा 37 से ही जाएगा। देखो अब इसमें पेयरिंग नहीं हो रही ना, यहाँ 2 की ये पेयरिंग हो गई, 37 बच गया अकेला। तो मतलब 148 इज नॉट अ, अब पूरा आंसर लिखना है 148 इज नॉट, अब क्या पूछा था, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है भाई कि बताओ किससे मल्टीप्लाई करें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, या किससे डिवाइड करें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो दोनों का आंसर ही क्या हो जाएगा, ये जो 37 है इसको या तो हटा दो डिवाइड करके, या इसको 37 से एक और ले आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, 9 है, नेम द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम। आपको 4 लाइन सेगमेंट दे रखी है, देखो 5.5 8 5.5 और 8, दो सेम है दो अलग है, तो इससे क्वाड्रिलेटर जो बनेगा वो कौन सा होगा, बताओ जल्दी कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट, रोम्बस। यस, विराट बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। रेक्टेंगल बनेगा बेटा, काइट नहीं बनेगा। वैसे काइट भी बना सकते हैं हम इसमें, ठीक है। राइट एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम, तो जो भी आप लिख रहे हो ना, देखो काइट भी अगर आप बनाओगे 5.5 5.5 और ये यहाँ पे 8 हो गया, ये 5 5 ले लो, ये बड़ी वाली जो लेंथ है ये 8 ले लो, ठीक है। और रेक्टेंगल बनाओगे, ये रेक्टेंगल भी बन जाएगा, तो ये बड़ी वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 8 और ये स्मॉल वाली इधर हो जाएगी 5.5, ठीक है। और भी कोई बन रहा है, और जो भी आप दोनों, अगर दोनों बन रहे हैं तो नेम द क्वाड्रिलेटरल, जितने भी बन रहे हैं आपको दोनों तीनों जो भी सब बताने हैं। तो इसमें आपके ये बन गए, तो इसमें आप इसका एक और बन रहा है, देखो पैरेललोग्राम भी हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटर में। काइट भी हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया, और एक और है पैरेललोग्राम, अगर मैं नाम दूँ तो पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो पैरेललोग्राम की शेप भी बना देते हैं, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम हमने ऐसे ले लिया, तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। 8 8 ये 5.5 और यहाँ पे 5.5,
तो 3 तो आपके ये बन चुके हैं। और तीनों की क्या करनी है फिर, राइट प्रॉपर्टी ईच ऑफ दैम, हर एक की एक एक प्रॉपर्टी लिखनी है। तो 3 नंबर का है, तो मान लो आपने 3 भी लिखे हैं, तो तीनों की एक एक प्रॉपर्टी आप लिखोगे, तो ये हाफ 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 मार्क्स के सारे हो जाएंगे। ठीक है। ट्रेपीजियम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम की शेप जो आपको देखो स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, उसमें नॉन पैर, एक तो नॉन पैरेलल होगी ना, एक यहाँ पे एक छोटी है एक बड़ी है, और यहाँ पे ये हमें नहीं पता होता, ये फिक्स नहीं होती है कि क्या है, तो हम ट्रेपीजियम नहीं लेंगे इस केस में। हम बाकी ये वाले ले सकते हैं, रोम्बस में ऑल होती है ये भी नहीं लेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ले लेंगे। काइट हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब प्रॉपर्टी, काइट की प्रॉपर्टी, काइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो ये वाली इसके साथ इक्वल होगी ना, तो काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल हो गई। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या हो गई, वही अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, अपोजिट एंगल, ये एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में आप लिख सकते हो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो जो आपको प्रॉपर्टीज पता है एक एक लिखनी है, वन प्रॉपर्टी सबकी। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 10ab + 4a + 5b + 2। अब देखो 4 टर्म्स है, वो तो 4 टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 2 के पेयरिंग करते हैं। तो 2 2 की पेयरिंग इसमें हम करेंगे, तो इधर भी अगर मैं ले रही हूँ, देखो ये वाले फर्स्ट 2 और ये लास्ट 2 ले रही हूँ, तब भी पेयरिंग हो रही है। अगर आप 10 के साथ 5 लेना चाह रहे हो तब भी आप सेम पेयरिंग कर सकते हो। देखो अगर दोनों मेथड से कर लेते हैं, अगर मैं ये वाली पेयरिंग लूँ तो यहाँ पे 2a कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हो गया 5b + 2, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है पर 1 तो होता ही है ना कॉमन, तो 5b + 2 हमारा सेम आ जाएगा फिर ब्रैकेट वाला ही। तो 5b + 2 2a + 1, तो ये बन गए फैक्टर। आप चाहो तो आप 10 के साथ 5 वाला ले लो, मतलब ऐसे पेयरिंग कर लो, 10ab + 5b + 4a + 2। ठीक है, इन दोनों को साथ ले लोगे तो उसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, 5b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + 1, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो ये 2a + 1। तभी देखो फैक्टर सेम ही बन रहे हैं, 2a + 1 5b + 2। ठीक है, तो किसी भी वे से आप कर सकते हो, इसमें दोनों में फैक्टर सेम ही बनेगा। पर पेयरिंग में आप ध्यान रखना, ये जो इधर हमें कॉमन लेंगे ना 5b + 2, इधर वाले ब्रैकेट में दोनों में सेम आए, तभी आपको बाहर कॉमन ले सकते हो। क्वेश्चन 11 है, अ पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 वेज एज शोन। ये भी देखो आपका इसका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में था। ठीक है, तो 2 मेथड से इसको डिवाइड किया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन बाय बोथ वेज। एक में इसमें ये वर्टिकल लाइन डाल दी है बीच में, और एक में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, तो ट्राइंगल बन गया और एक स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं। तो आपको दोनों वे से इसका पेंटागन का जो है एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं फिगर को, अब देखो ध्यान से। हम्म, देखो इस वाली जो फिगर बनी हुई है ये वाली, ये आपका कितना है, ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्लियर में लिख देती हूँ, ये है 15 मीटर, और जो पूरी लेंथ है ये पूरा एंड से लेके टॉप तक ये है 30, तो मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन भी है ये आपकी हो जाएगी 30 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड का सम ये 15 + 30, और हाइट, हाइट होती है जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, ये वाली हाइट लेते हैं हम, ये स्लैंटिंग वाली नहीं लेनी हमें, ये वाली हाइट होती है जो बिल्कुल जिसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो। तो ये हाइट आपको टोटल तो दे रखी है 15, यहाँ से टोटल 15 है ना, तो 15 का हाफ कर दो, तो 15 का हाफ कितना हो गया 7.5 आपका हो जाएगा 7.5 मीटर। तो आपको तीनों चीज़ मिल गई,
एक का निकाल लो एरिया ट्रेपीजियम, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे एरिया पेंटागन का हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे? तो एरिया ऑफ आपका ट्रेपीजियम है, ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, ट्रेपीजियम केस 1। ओ सॉरी, पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन है ये, ट्रेपीजियम का तो अभी हम निकालेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो केस 1, तो 2 मतलब दोनों, 2 है ना, एक ये है यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 2 से 2 ये कैंसिल ही कर देते हैं, हटा ही देते हैं, पहले लिखने की जरूरत नहीं बार बार। a प्लस बी मतलब 15 प्लस 30, और हाइट है आपकी यहाँ पे ये वाली हाइट 7.5, तो ये हो गया आपका 45 इंटू 7.5, तो 45 मल्टीप्लाई 7.5, ये हो गया 337.5। एरिया आपका होता है स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर यूनिट्स होती है, सारे मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब सेकंड केस में निकालते हैं। सेकंड केस में देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, तो टोटल एरिया ऑफ पेंटागन सेकंड केस में टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब इस फिगर में देखते हैं, देखो ट्रायंगल का बेस, बेस क्या होगा? ये लाइन है ना बेस, तो ये बेस आपको देखो फाइनल फिगर में दे रखी है 15, तो ये हो गई 15। और हाइट, हाइट भी वही, ये नहीं लेना हमें, हाइट ये होती है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। तो हाइट आपकी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इससे कैलकुलेट करो, टोटल 30 दे रखा था, है ना, टोटल 30 है ये, और ये यहाँ तक 15 है, तो ऊपर का पोर्शन कितना बचा यहाँ तक? ये वाला पोर्शन कितना हो गया? हाइट ये हो गई 15, आधी 15 है, और ये वाली भी फिर 15 हो गई, तो आपकी ये हाइट भी कितनी आ गई? 15। बेस भी 15 हो गया और इसकी हाइट भी 15 हो गई। और ऐसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, देखो स्क्वायर में वही यहाँ पे ये आपको दे ही रखा है, ये 15 है इधर से ये, तो इसकी सारी ही 15 हो जाएगी, ठीक है। ये 15, नीचे भी ये 15 है, तो हमें पता चल गया ना ये स्क्वायर है। 15 15, ये 15 है तो इसका इस साइड भी 15 होगा, और ये ऊपर हमने देखा ही है यहाँ से ये भी 15 है, तो बेस भी 15 था ट्रायंगल का, और हाइट भी 15 थी, और यहाँ पे साइड इसकी 15 थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो ये आ गया 112 प्लस में 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू में 337.5 का स्क्वायर मीटर आ जाएगा इसको ऐड करने पे। अब देखो ये दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं ना, तो दोनों ही आपके सेम आएंगे ये, क्योंकि एरिया आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, टोटल एरिया तो इक्वल ही रहेगा, किसी वे से भी कर लो टोटल एरिया इक्वल ही रहेगा, तो दोनों में ही आपका आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 12 है, Aniket deposit an amount of 50,000 in a bank. The bank offered the 10% rate of interest compounded annually. How much interest will Aniket get after 1 year? ओके आप नील हो, विराट नहीं, ठीक है। ऑल्सो फाइन, आपको 3 चीज़ें निकालने हैं, हाउ मच इंटरेस्ट, ऑल्सो फाइन प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला ही
हाँ जी नील, फॉर्मूला तो आपका फॉर्मूला क्या है इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका, नहीं याद? क्वेश्चन नंबर ये 12। तो अमाउंट आपका निकलता है P +1 प्लस R बाय 100 और ये N। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये A होता है आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। P प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने जैसे अमाउंट डिपॉजिट है 50,000 तो प्रिंसिपल हो गया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, N नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आपने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो। P कितना है? 50,000। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम कितना का निकालना है? आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम आपका हो गया 1 ईयर, और ये टाइम क्या है आपका? N है। ठीक है, N 1 ईयर। और आपका पहले तो उसको अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 10, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपको दे रखा है 10%। तो अब इस फॉर्मूले में जल्दी से सब वैल्यू पुट करो। 50,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10 बाय 100 नंबर ऑफ ईयर 1। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व जब आप करोगे एलसीएम लेके तो ये कितना आ जाएगा? 110 बाय 100, 110 बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 1 था तो अपने ब्रैकेट खोल दिया। 11 बाय 10, 11 बाय 10 है तो जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर दो, इसकी जीरो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गई। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55, और जीरो यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट निकला है। अब ये जो 55,000 निकला है ये अमाउंट निकला है पूरा। तो इसने पूछा हाउ मच इंटरेस्ट विल अनिकेत गेट आफ्टर 1 ईयर। तो कितना इंटरेस्ट मिला? 50,000 डिपॉजिट किया था, 55,000 उसको मिला है, तो 5,000 का इंटरेस्ट मिला है ना। तो इसको निकालो भी, लिखोगे कैसे? इंटरेस्ट, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना है। ए अमाउंट, जो आपको टोटल अमाउंट निकला है इधर से, ये माइनस प्रिंसिपल। तो आपका 55,000 माइनस 50,000, ये आ गया 5,000 इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन भी है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब ये फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट निकल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो इंटरेस्ट लग के आया उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। तो ये कितना बन जाएगा आपका प्रिंसिपल? ये जो आपने निकाला इधर, इधर जो निकला है ना अमाउंट, ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। कंपाउंड में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। तो ये 5,000 भी ऐड हो गया, और इसके तो आपका प्रिंसिपल का भी हम जब फॉर्मूले से जब हम करें तो ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? जो आपका प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर का, प्लस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, तो ये दोनों मिला के आपका हो जाएगा प्लस 5,000, ये इंटरेस्ट था, और ये हो जाएगा 55,000। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। तो अब यही फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, 4 ईयर, एन यहाँ पे हो जाएगा 4। तो सेम फॉर्मूला, मतलब पी आपको स्टार्टिंग वाले अमाउंट लेना है, उसने स्टार्टिंग से ही पूछा है कि अब 4 ईयर का कितना लगेगा। हमने 1 ईयर का निकाला था ना ये वाला, अब आपको ये एन 4 लेके 4 ईयर्स का निकालना है। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 50,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें वही लेना है 10, और ये एन बस 4 चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अभी हमने करा ही था यहाँ पे 110 बाय 100 था, जीरो से जीरो कट गया तो 11 बाय 10 था, तो सीधा यहाँ पे हम 11 बाय 10 ही ले लेते हैं। 11 बाय 10 4 टाइम्स हैं,
ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 टाइम्स है तो 4 जीरो इसको लिख, चलो 4 टाइम्स ही लिख देते हैं यहाँ पे 11/10 11/10 11/10। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 की 4 जीरो कैंसिल हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या बचेगा 11 × 11 100, ये 5 था, इंटू 121, फिर 11 × 11 121। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 605 मल्टीप्लाई 121 73,205। तो आपके 4 साल बाद इतना आपका पूरा अमाउंट बनेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। ये तो टोटल अमाउंट आया ना आपका, ए आया है, खाली अभी इंटरेस्ट बताना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में था 50,000, 4 साल बाद इतना बन गया उसका 73,205। तो खाली इंटरेस्ट बताना है आपको भी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अभी हमने देखो फॉर्मूला भी लिखा था ऊपर, ए माइनस पी। अमाउंट कितना आया, ये 73,205। प्रिंसिपल कितना था शुरू में 50, इसको माइनस करो, कितना आया 23,205। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ भी लिख दोगे आप, रुपीज़ का सिंबल लगा दोगे, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपके आंसर आए हैं उनको हाईलाइट कर देना, जहाँ जहाँ आपने जो जो चीज़ निकाली है। ठीक है, और फाइनल आंसर आपका थर्ड वाला ये था, सब में रुपीज़ ऐड कर दोगे सिंबल। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला क्वेश्चन। तो अपना टाइम आप बचा के चलना पेपर में, कैसे कैसे आपको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके जैसे ABCDE, ठीक है, 5 सेक्शन होंगे, कितने कितने क्वेश्चन है आपके पास, 2.5 आवर का टाइम होगा। तो 5 क्वेश्चन मतलब हाफ एन आवर ईच भी अगर आप लेते हो, लेकिन लास्ट वाले जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको जो सेक्शन ए है MCQ वाले, वो आपके जल्दी होने चाहिए। 12 क्वेश्चन है तो 12 मिनट मान के चलो, 12 मिनट में आपको वो कोई क्वेश्चन तो देखते ही हो जाएंगे। तो और जल्दी 10 मिनट का टाइम लगा के चलो, आपका सेक्शन है आपको कंप्लीट करना है। तो बाकी टाइम आपको इन क्वेश्चन में सॉल्व करने में कम देना है, 10 मिनट से ज़्यादा सेक्शन ए में नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा ना, जैसे इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी, तो इसको आप स्टॉप कर देना कि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बहुत टाइम ले रहा, लगे मत रहना, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना, बाद में टाइम मिलेगा तो उसको कर देना। अगला है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली on the occasion of Diwali, Sudha offers a discount of 20% on all the item at her shop. Still, she makes a profit of 14%. What is the cost price of an article marked at rupees 350? देखो एक चीज़ और बताती हूँ, आपका जो अगर आप इतना भी कर दो ना, आप ये इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इतना भी छोड़ दो कि भाई कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, तो आपका बस लास्ट में, और ये लास्ट में ये फॉर्मूला भी लिख दो, बहुत टाइम लग रहा है तो मत लगे रहो, कुछ कुछ ही थोड़े से मार्क्स ही डिडक्ट होंगे आपके पास, ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। पर आपने फॉर्मूला लिख दिया वैल्यू पुट करके और उसको छोड़ दोगे, तो बाद में टाइम मिले जब आना इस पर, क्योंकि आपके पास ओनली मैक्सिमम 1 मार्क्स से ज़्यादा कम नहीं होगा, 0.5 या 1 ही कम होगा अगर आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, पर फॉर्मूलेज यहाँ कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, टाइम मत ज़्यादा वेस्ट करने लग जाना। 12 का बी पार्ट, ये इसी का और वाला है, या तो ये और दोनों ही देखो, दोनों में ही टाइम वाले क्वेश्चन लगे, दोनों में ही टाइम लगेगा आपका। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली सुधा ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल आइटम, स्टिल शी मेक्स अ प्रॉफिट। मतलब 20% डिस्काउंट दे के भी 14% का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹350? 12th का और पोर्शन, तो आपको दे रखा है मार्क्ड एट 350, तो ये MP मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है ₹350। तो इस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया,
डिस्काउंट दिया है 20% मार्क प्राइस पे और फिर भी 14% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो मार्क प्राइस हो गया ये। अब इस पे डिस्काउंट दिया है 20%, तो 20% ऑफ 350 कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 350 आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू 2 इज 70। ठीक है, अब 70 माइनस कर दो, 350 माइनस 70 कितना हो गया ये, 280। ठीक है, तो डिस्काउंट करके मतलब इतना इसने 20% डिस्काउंट दिया 350 पे, तो मतलब 280 की उसने वो आइटम सेल करी है। तो आपका ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका क्या आया, इतने में उसने बेचा ना, सेलिंग प्राइस आ गया ये आपका। अब हमने एक क्वेश्चन किया था, जो इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। लॉस परसेंटेज दे रखा है या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो उससे सीधा आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कल क्वेश्चन भी किया था। तो ये एक बात नोट करना आप कि जो लास्ट ईयर का जो प्रैक्टिस पेपर और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था एनुअल में, क्वेश्चन काफ़ी उसमें सिमिलर थे, मतलब वैल्यूज तो चेंज थी लेकिन टाइप ऑफ जो उनका बेस था वो सेम था। तो ऐसे ही जो इस साल का जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अच्छे से करना, जो 25-26 वाला है। तो क्योंकि जो फाइनल होगा इसी को बेस मान के चलो कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो आपको सारे करने, बिल्कुल नहीं छोड़ने जो इस सेशन वाला है। तो आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया, अगर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो 100, अब प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, लॉस है तो माइनस करोगे। तो यहाँ पे आपका 100 प्लस में जो प्रॉफिट परसेंट है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी दे रखा हो, ठीक है, इनटू में ये आपका सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला आप लिख लोगे। प्रॉफिट दे रखा है तो ऐड करोगे, लॉस दे रखा है तो माइनस करोगे 100 में। तो ये आपका हो गया 100, प्रॉफिट कितना है 14%, तो ये 100 प्लस 14 114 हो गया, इंटू में सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे निकाल लिया 280। इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। कॉस्ट प्राइस 331 नहीं है, इसको दोबारा चेक करो आप। ये आ गया यहाँ पे 140। ठीक है, 14000 अपॉन में 57। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे, ये पूरा तो जा नहीं रहा तो कुछ डेसिमल में ही आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया 245.62। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। ये रुपीज़ का सिंबल जरूर, यूनिट जरूर ध्यान रखना, तो आपके 0.5 नंबर तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो ये आपका ड्रॉ ग्राफ करना है आपको। आपको डाटा दे रखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट डिफरेंट टाइम्स। टाइम 9 बजे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 बजे तक इतना हो गया, 11, 12 और 1 बजे का डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है, ड्रॉ ग्राफ। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो कैसे करेंगे ये, टाइम देखो, टाइम जो है ये आप एक्स एक्सिस पे ही लोगे। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है आपको, पहले 9 AM, 10, 11, 12 नून हो गया और 1 PM। अब डिस्टेंस यहाँ पे जो मेंशन है ना, ये आपने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे टाइम बताया, यहाँ पे आपने मेंशन किया ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, और यहाँ से 50 है पहले, फिर
50 से 150 हो गया 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 हो गया, फिर यहाँ पे 50 है, और फिर यहाँ पे 25 है। देखो अलग अलग है, तो आपको ये नहीं लेना, आपको जो उसके स्केल है वो चूज़ करना है, इक्वल डिस्टेंस वाला लेना है। तो आप सब में ही 50-50 लेके चलो। आप जैसे ओरिजिन यहाँ से 0 है तो यहाँ से भी आपने 50, ठीक है। अब 50 के बाद सीधा 150 नहीं लेना है, क्योंकि अब बाद में 50 का गैप है, तो 100 भी आएगा। ये आपको इक्वल लेके चलने हैं, 50-50, फिर यहाँ पे 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद आपको स्केल यूज्ड बताना है। ये वाई हो गया। अब स्केल में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस का दोनों बताना है। तो यहाँ हम इसको साइड में लिखेंगे, स्केल यूज्ड ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। तो हमने जो 1 सेंटीमीटर, जो आपका ग्राफ में 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 यूनिट, तो वो इसके कितने इक्वल लिया है, 1 आर के इक्वल लिया है। तो आपका 1 यूनिट लिख दो, या हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, एक ही बात है, क्योंकि वो 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 यूनिट हमने यहाँ पे लिया है 1 आर। और ऑन वाई, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वाई पे ये है ना, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे मेंशन करो डिस्टेंस। और किस में है ये, किलोमीटर में है, तो यूनिट के साथ बताना होगा, किलोमीटर। तो वाई पे आपने डिस्टेंस लिया है 1 यूनिट, जो एक बॉक्स होता है ग्राफ का, वो आपने 50-50-50 का लिया है। तो 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50, क्या 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी तो ये आपका अभी काम हुआ है, अब इस पर ड्रॉ करने, तो इसके भी मार्क्स हैं, जितना आप ये कैसे आप बना रहे हो, एक्स वाई मेंशन किया है आपने, इधर टाइम लिया है, ये बढ़ रहा है टाइम इस साइड, यहाँ पे डिस्टेंस इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है, यूनिट बताए। अब आप ड्रॉ करोगे आपका ग्राफ 9 AM पे 50, तो 9 AM 50, तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे आप स्केल से बिल्कुल ऐसे पॉइंट लोगे जो आपका क्लियरली दिखे। 10 पे कितना है, 150, तो 10 पे स्टे स्केल से आप देख लेना, सीधी लाइन आए, 10 से 150, यहाँ पे, यहाँ से 150 और ये 10। 11 पे 200, ये यहाँ पे 2, और यहाँ से ये बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा। और ये 12 नून पे 250, यहाँ से, और इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर से वर्टिकल लाइन, तो यहाँ ये मिल रही है। 1 पे 275, 275 कहाँ आएगा, देखो 250 और 300 की मिडिल वैल्यू होगी, यहाँ पे आएगा 275, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग सीधी लाइन यहाँ से, और 1 की यहाँ पे आ रही है इधर। अब आपको इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन करके ज्वाइन करना है। यहाँ से स्केल से यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे, ये, तो ये आपका ग्राफ बनेगा ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में ग्राफ बनाई हुआ है, आपको इस ग्राफ को रीड करके आंसर देना है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाले, ये भी, और इसमें देखो 3 पार्ट्स है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स ईच। तो ड्यूरिंग विच, कौन सा, मतलब कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो इसमें, यही तो ग्राफ बनेगा। क्लास इंटरवल थोड़ा दे रखा है कि आप कोई सा और ग्राफ बना सकते हो, इसमें लाइन ग्राफ ही बनेगा ये वाला ऐसे ही। जो बार ग्राफ बनाते हो, हिस्टोग्राम बनाते हो, ठीक है, उसमें आपका पिलर दे रखा है 9 से 10, ऐसे कुछ लिखा होता है 9 से 10, तो आपने 9 से 10 का एरिया पूरा बताया ऐसे बना के, और जैसे कि ऐसे दे रखा था 9 से 10 टाइम इंटरवल के हिसाब से, तो पिलर्स बनते हैं। अब देखो इधर, और आपके में आई थिंक यही है, स्ट्रेट लाइन वाला ही है। ड्यूरिंग विच कॉन्जिक्यूटिव ईयर द इक्वल नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स वर काउंटेड, ये क्या दे रखा है ग्राफ में, द गवर्नमेंट काउंटेड द नंबर ऑफ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर्स एंड प्रेजेंटेड इन ग्राफिकली। 2009 है ये, ठीक है, 2009 में ये 200 लिखा है। अब देखो थोड़ा जूम करती हूँ मैं इसको, ध्यान से इस ग्राफ को देखो, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है ना। विच ईयर द इक्वल नंबर ऑफ एलिफेंट्स वर काउंटेड, देखो यहाँ पे एक सीधी लाइन आ रही है, मतलब ये है 2011 और 12, तो 2011 और 2012 में
आपके इक्वल नंबर्स ऑफ एलिफेंट काउंटेड। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। स्ट्रेट लाइन दोनों दोनों में सेम वैल्यू है ना, सीधी आ रही है। सेकंड है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एलिफेंट इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ 14। ये 13 आपका ये है और 14 ये वाला है। 13 में कितना जा रहा है यहाँ, और 14 में यहाँ, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखोगे यहाँ से ये वाली आ रही है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई एक्सिस पे ये आ रही है। वाई पे तो यहाँ पे 200 आ रही है, ये कितनी होगी अब ये लिखा नहीं है, तो आपको देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। 200 है और यहाँ पे 240 है, तो यहाँ पे हम 210, 220, 230 ही होगा और यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, रेशो आपको निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ। तो 13 में आपने देखो यहीं पे कर देते हैं इसका क्वेश्चन। 2013 में कितने यानी है एलिफेंट काउंटेड 230, और 2014 में कितने, आपको सीधा आंसर नहीं लिखना है, पहले बताना 13 में इतने थे, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। 14 में कितने हैं, 14 का ये है यहाँ पे वाई के कॉरेस्पॉन्ड नंबर ऑफ एलिमेंट 200। ठीक है, इनका रेशो लेना है 230। अब इसका रेशो जब आप लोगे तो 230 डिवाइडेड बाय 200। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल, 23 रेशो 20। अब 23 और 20 और सिंपलेस्ट और कट ही नहीं रहा, यही आपकी रेशो आ जाएगी फिर। अगला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिफेंट काउंटेड। मैक्सिमम मतलब आपका ग्राफ हाई कहाँ गया है, आपका ग्राफ हाई यहाँ पे गया दो जगह है ना, पर दोनों में सेम ही वैल्यू है 230। अभी हमने देखा ना 230 है मैक्सिमम, और द मिनिमम, मैक्सिमम तो 230 हो गई, और मिनिमम वैल्यू सबसे नीचे लोएस्ट आपका यहाँ गया है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू यहाँ पे आपको देनी रखी, तो 200 है, 10 का सब में गैप है, तो 200 से पीछे 10 ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 190। तो मिनिमम आ गया आपका 190। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, 230 माइनस 190 करो जल्दी से। हाँ जी बच्चे, क्या डाउट है बताओ। हाँ जी टॉपर बच्चा, क्या डाउट है जल्दी लिखो। तो इतने डाउट लिख रहे हैं अपना, इतने हम ये कोई देखते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लो। 230 माइनस 190 आप माइनस करोगे, इसमें आप लिखना भी मैक्सिमम इतने हैं मिनिमम इतने हैं, क्योंकि 2 नंबर में आप खाली आंसर एक वैल्यू नहीं लिखनी कि 40 आ गया, नहीं, बताना है पूरा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40। यस, ठीक है अमन, आपका आंसर 40। 230 माइनस 200 नहीं करना है, मिनिमम का पूछा है, मिनिमम आपका 190 है ना। ओके, मिनिमम वाला 190 है, यहाँ नहीं लेना कि जो ग्राफ में वैल्यू दे रखी है 190 लिखा ही नहीं है तो 190 ले लिया, नहीं, आपको अपने आप देखना है कि 10 का गैप है तो 10 बैक में भी जाना है, 200 से पीछे भी जाना है। ठीक है, तो ये आपके अब 5 नंबर वाले ख़त्म हुए। अब ये है ई सेक्शन में आपके केस स्टडी, जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो 4 इसमें क्या दे रखा है, एक है टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑन द टॉपिक ऑफ एल्जेब्रा द टीचर ड्रू अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर, मार्क देयर साइड, साइड लिख दी, यहाँ पे लेंथ लिख दी, यहाँ ब्रेथ लिख दी, और स्क्वायर की भी साइड लिख दी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखी है। तो आपको क्या बताना है, इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड यहाँ पे क्या है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो मतलब 2a माइनस 3x प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, अब ये आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा,
या इसको 2 टाइम्स लिख के, चलो दोनों मेथड से मैं आपको बता देती हूँ कैसे करोगे। देखो दोनों मेथड से, पहले तो ये है 2a माइनस 3x प्लस बी, ये 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिख लो, 2a माइनस 3x प्लस बी। अब 2 है पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है, और माइनस 3x है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस का b है, अब प्लस का b लिखोगे, ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब पूरे ब्रैकेट को इसको खुद सॉल्व करो, देखो 4a² माइनस 6ax प्लस 2ab, यहाँ पे आप लिखोगे ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6ax माइनस माइनस प्लस हो गया 9x², माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो सबके साइन चेंज हो गए बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 3bx। देखो मैं जब लिख रही हूँ ना, आपने देखा है मैं x को बाद में लिख रही हूँ, जो पहले a b है उनको पहले लिख रही हूँ, और जो कोफिशिएंट है वो सबसे आगे, ठीक है। तो ये रूल मेथड फॉलो कर लेना, कोफिशिएंट नंबर 6 जो भी है आगे आएगा, a b c फिर आता है, फिर x y z आता है। तो ये मेथड हम फॉलो करते हैं, आगे देखते हैं। 2ab आया, यहाँ पे 3bx प्लस में b²। अब इसमें देखो a², अब जो देखो सेम सेम कोफिशिएंट वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। 4a² है, 4a² के साथ और कोई भी a² वाला नहीं है, तो खाली 4a² आ गया, ठीक है। अब अगला स्क्वायर वाला नंबर ले लेते हैं 9x², और देखो 9x² और भी कोई 9x² वाला है ही नहीं, तो 9x² ऐसे ही रह जाएगा। अब इसके बाद ये b है, प्लस में b², तो स्क्वायर वाले ले लिए। अब सिंगल x वाले, वन वेरिएबल वाले, सिंगल x जिसमें x की पावर 1 है वो ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस 6x है, यहाँ पे भी माइनस, देखो सेम सेम है ना, माइनस 6x माइनस 6ax दोनों तरफ सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 12ax हो गया। अब इसके बाद और क्या है यहाँ पे, 2ab और 2ab है ना, ये भी सेम है, 2ab आ गया प्लस 4ab। अब कौन सा ax² हमने ले चुके हैं, ये bx, -3bx माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन हो जाएगा लेकिन माइनस का ही आएगा, 6bx। तो ये आपका आ गया आंसर, क्योंकि और ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब देखो इसको मैं अगर फॉर्मूले से करूँ वो जल्दी हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसका होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पे a b c क्या दे रखा है आपको, 2a माइनस 3x प्लस b। तो आपका मतलब a यहाँ पे 2a है, b आपका माइनस साइन है तो माइनस का 3 ही लोगे, और c यहाँ पे आपका ये b है तो c आपका b हो गया, ठीक है। अब a b c की जगह ये रखते चलो, a की जगह ये 2a का स्क्वायर, b की जगह -3x भी था ना यहाँ पे, ठीक है, -3x का स्क्वायर, c आपका b² है, ये b² ही आ गया, 2a यहाँ पे 2a, b यहाँ पे -3x, फिर 2b आपका -3x, यहीं से देख देख के आप लिखना है बस आपको, c यहाँ पे b प्लस 2c यहाँ पे b और a यहाँ पे 2a। बस अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, ये सेम वही आ जाएगा जो ऊपर आया है, 4a², ये -3x², -3x मल्टीप्लाई -3x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b² आ गया। इसको सॉल्व करोगे 4 4 12 माइनस का हो जाएगा, सेम देखो वही ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो वही लिख देती हूँ मैं। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म से सबको मल्टीप्लाई कर करके करना है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया,
तो ये बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इतना ही पोर्शन है, ये आपको लिखना पड़ेगा साइड का स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है आपकी, लेंथ और ब्रेथ इनका डिफरेंस। अब लेंथ ऑब्वियसली ब्रेथ से बड़ी होती है, तो आप लेंथ पहले a+3 भी लोगे। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ माइनस ब्रेथ, लेंथ इज a+3b, ब्रेथ माइनस, फिर ब्रेथ को पूरा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है। अब यहाँ पे साइन चेंज करोगे, a+3b माइनस x माइनस 1। अब देखो a b x कोई भी किसी से कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, तो ये इतना ही स्टॉप हो गया, यहाँ पे यही आंसर आ गया इसका डिफरेंस में। अब है इसका थर्ड पार्ट। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वेयर एट a=5, b=1 एंड साइड का जो ये है ना 2a माइनस 3x प्लस b। तो यहाँ पे आपको a को क्या लेना है 5, b को 1 और x को 3। a को 5, x को 3 और b को 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लिख देते हैं 2 ही आएगा यहाँ पे। इसके बाद और वाला पोर्शन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी है a+3b x माइनस 1। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे, अच्छा ये है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट दिस। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट जैसे a को 5 ले लो, b को 1 ले लो और x को 3 ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 माइनस 1 2, ये आ गया 16। अब 16 आपको क्या दे रखा है एरिया, तो 16 आपको देखो स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिख दोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको ये वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये आपको डाटा दे रखा है और इसको पढ़ के आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस इज द हिल क्लाइंबिंग। ये आपको दे रखा है, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, रनिंग ओवर नव पेव रोड, रनिंग ऑन द अनपेव्ड, हिल क्लाइंबिंग, मड रन, ये सब कुछ, और डिस्टेंस दे रखा है कितना कितना है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस, पहले तो उसका टोटल कर लो, 3 5 7 8 9 10 11, तो टोटल आपका हो गया 11। ठीक है, बेटा मैसेज पे इतना ध्यान मत दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दो जो चल रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस इज द हिल क्लाइंबिंग, टोटल डिस्टेंस और हिल क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग का देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 2/11। ठीक है, विच इवेंट हैज़ द डिस्टेंस सेम एज ऑफ मड रेस, मड रेस, मड रेस ये रहा, मड रेस का है 1, तो सेम किसका है मड रेस के साथ क्रॉसिंग वाटर बॉडीज का है।
हाँ जी, तो मड रेस के साथ क्रॉसिंग वाटर बॉडीज़ का है सेम डिस्टेंस एज मड रेस, तो यहाँ पे लिख दोगे क्रॉसिंग वाटर बॉडीज़। What fraction of the total distance is the distance covered on paved and unpaved road? What fraction of the total distance is the distance paved का है, running on paved is 3, paved टोटल डिस्टेंस का आपको बताना है इन दोनों के साथ। तो पेव्ड और अनपेव्ड, देखो पेव्ड रोड में कितना दे रखा है 3, अनपेव्ड का दे रखा है 2, इन दोनों का टोटल डिस्टेंस से बताना है, तो मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना है, 5 हो गया। अब इसका टोटल डिस्टेंस से, तो टोटल डिस्टेंस से कितना हो गया 5/11, तो ऐड करके बताओगे क्योंकि 3 चीज़ें दे रखी है। टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड, एंड आ गया ना, तो इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करके बताना है। तो 5/11, यस राइट है आपका। ठीक है, अगला है और वाला, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय रनिंग इन वुड और क्रॉसिंग वाटर बॉडीज एंड द मड रन। अब इन 3 का दे रखा है टोटल डिस्टेंस, तो नीचे आएगा ही आएगा टोटल, मतलब नीचे 11 तो आएगा ही आपका। ऊपर किस किस को ऐड करना है, वुड, वुड का कितना है, कहाँ गया, ये 2, क्रॉसिंग वाटर का 1, मड रन का 1, तो 2+1+1 4/11 हो गया। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे एंड है तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी है ना, एंड करके उनको ऐड करोगे और टोटल आपका नीचे आएगा, तो 4/11। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस फिनिश। देखो आपने जो क्वेश्चन पेपर किया था कल एक, उसमें भी ऐसे ही था, एक ट्रक था, उसके देखो प्रैक्टिस पेपर में वो ट्रक बना हुआ है, बस थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई है पर है ऑलमोस्ट वैसा सही पेपर। तो इस बार का इसलिए मैं कह रही हूँ, इस बार का भी आप अच्छे से कर लेना। वाटर बोर्ड सप्लाईज 10,000, कितना लिखा रखे, 1,08,100 लीटर्स ऑफ वाटर 200 हाउसेज में जा रहा है, तो 120 हाउसेज ऑफ द कॉलोनी संडे को मिल रहा है। ठीक है, ओनली 1 लाख लीटर ऑफ वाटर वॉज अवेलेबल टू सप्लाई ऑन बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। बेटा वो आप देखो, आपको कल आना ज़रूरी है या नहीं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है मेरे से, डाउट है, तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप घर में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन इज बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर ईच हाउस गेट एंड नंबर ऑफ हाउसेज। तो पहले तो ये देखो, ये आपका इनवर्स का प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा इसमें। देखो नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीज हो रहे हैं तो सबको पानी कम मिलेगा। ठीक है, सबको पानी कम मिलेगा, तो नंबर हाउस बढ़ गए तो पानी सबको कम होगा, क्योंकि पानी तो टोटल इतना ही है ना, 10, ये 1,08,800 तो ये तो इतना ही है, तो सबको कम मिलता जाएगा, तो एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, पहले तो आपने ये देख लिया इनवर्स का है, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है। अब आप ये देखो, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोर्शन, यही पूछा देखो फर्स्ट में, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोर्शन इज बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर ईच हाउस गेट एंड द नंबर ऑफ हाउसेज। तो नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीजेज, तो अमाउंट ऑफ वाटर ईच हाउस गेट इज डिक्रीजेज, इनवर्स प्रपोर्शन। तो आपको ये इनवर्स प्रपोर्शन लिख के बता दोगे कि एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिड ईच हाउस गेट। बेटा कल लाइव, कल तो आप आपके ऑलमोस्ट सारे मैंने पेपर करा ही दिए हैं, तो कल मुझे नहीं लगता नीड है, कल आप अपनी सेल्फ स्टडी करना। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, अब किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगी फिर। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिड ईच हाउस गेट, टोटल वाटर था इतना 1,08,000, हाउसेज हैं 200,
ठीक है, टोटल हाउसेज, टोटल वाटर आ गया, फॉर्मूला लिख देना, टोटल वाटर डिवाइडेड बाय टोटल हाउसेज। इसको आपने कैंसिल किया तो ये आ गया 540 लीटर वाटर हर एक हाउस को मिलेगा। हाउ मच वाटर इज सप्लाइड ऑन मंडे। अब मंडे को क्या था, ऑन मंडे द वाटर सप्लाइड टू 120 हाउसेज ऑफ द कॉलोनी वाइल ऑन सैटरडे ओनली 1 लाख लीटर ऑफ वाटर वॉज अवेलेबल। तो ये ईच हाउस को मिल रहा है, 120 हाउसेज को मिला था, एक हाउस को इतना मिल रहा है 540 लीटर, और मंडे को 120 हाउसेज को ही मिला था, तो कितना पानी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसका 120 हाउसेज और ईच हाउस गेट 540 लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये आपका हो जाएगा 64,800 लीटर। अब इसका और पोर्शन है, हाउ मैनी हाउसेज डिड गेट वाटर ऑन सैटरडे। हाउ मैनी हाउसेज, तो देखो हाउ मैनी हाउसेज आपको दे रखा है, सैटरडे को क्या है 1 लाख लीटर ऑफ वाटर वाज अवेलेबल, खाली 1 लाख ही था, ठीक है 1 लाख ही था, तो कितने आपको, कितने घरों में ये पानी जाएगा, अब देखो सब कितने घरों में ये पानी जाएगा, हाउ मैनी हाउसेज, एवरी हाउस गेट 540 लीटर्स ऑफ वाटर, उस टाइम आपका सैटरडे को ओनली यही अवेलेबल है 1 लाख, ठीक है, और हर हाउस को 540 की नीड है ना, सब इतना पानी ले ही रहे हैं, तो आप जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 185 हाउसेस। तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, एक बार आप बैक जाके उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करके आना। चलो आपका ये पेपर भी, हमने 3 पेपर्स कर लिए, इनको अच्छे से देख लेना, इस साल वाला ज़रूर अच्छे से देखना, क्योंकि उसी से बेस्ड आपके मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे, और एनसीईआरटी को तो ज़रूर करना है अच्छे से। ओके चलो बाय।